नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तराखंड पंचायतों का बढ़ाया गया कार्यकाल। 31 जुलाई तक पंचायतें करती रहेंगी काम। क्षेत्र पंचायत में एसडीएम निभाएंगे जिम्मेदारी। वहीं प्रदेश में फिर टले चुनाव। हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक नियुक्त आदेश जारी। चारधाम यात्रा में 5 लाख अधिक श्रद्धालुओं की हुई स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल शुरू। यात्रा मार्गों पर 49 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र। सीएम धामी बड़ा फैसला ले। और स्कूलों में हफ्ते में एक बार स्थानीय बोली में होगी भाषण निबंध प्रतियोगिताएं। शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि आज। हर साल मार्च से शुरू हो जाती है प्रक्रिया। पारा चढ़ा तो उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल। धूप ने झुलसाया कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं देहरादून, जहां पर 11 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन लेते हैं। 1 करोड़ 25 लाख है, लेकिन हमको राज्य में प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। 8 करोड़ फुट यहाँ पर नैनीताल में जाम है, हल्द्वानी से नैनीताल में जाम रहता है, रामनगर की तरफ जाम है, कल जाम था, रुद्रपुर से रामपुर की तरफ जाम लग जाता है, रामनगर में जाम लग जाता है, जहाँ के खिलेंद्र चौधरी बैठे हैं, कल जाम था। इसलिए हम सब मिलकर हमने अगले 10 सालों की कार्य योजना पर भी हम काम कर रहे हैं कि जब 2035 होगा तो हमारा उत्तराखंड कैसा होगा। विकसित भारत कल्प में, विकसित भारत के योगदान में उत्तराखंड का क्या योगदान होगा। विकसित उत्तराखंड मैंने पहले ही बताया कैसे बनेगा, विकसित भारत कैसे बनेगा। हम सामने लक्ष्य है। आप सब भी सोचिए, आप सब में से कोई उस समय 70 साल का होगा, कोई 75 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई हो सकता है 50 के भी होंगे, 50 से कम का तो कोई नहीं होगा। सही कह रहा हूं? तो इसलिए हमको सबको लक्ष्य देना है कि आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वो संस्थान ही कैसा होगा, जिस गांव में आप रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, वो गांव कैसा होगा, वहाँ पेयजल की व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। ये लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, हम सबको उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो कि कुछ थोड़ी बातें आपने पूछी तो अच्छा हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ रामानुज जी, आपने मुझे कम से कम ये जो मैं कुछ बिंदु बना के लाया था उन बिंदुओं से हटकर जो है बोलने का अवसर किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूसीसी लागू किया, पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ, आप भावुक भी हुए। अन्य राज्यों में भी जो है यूसीसी लागू किया जा रहा है। क्या आप कई मुख्यमंत्रियों से मिले अन्य राज्यों की, उन्होंने आप सुझाव भी लिए हैं कि यूसीसी हम कैसे लागू करें अपने अपने राज्यों में? सीएम साहब देखिए, सीएम साहब इसी को जोड़ के बोल रहा हूँ। हाँ, इसी को जोड़ के, हाँ, उससे अलग मत जाना, उससे अलग नहीं हो। यूसीसी आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जो उसमें जो बनाया गया, जो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं खुद कई करता हूँ उसमें, मैं बता रहा हूँ। विक्रम जी, तुम ये अलग से पूछ रहे हैं, ये ऐसे पहले इनका सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देश भर के लोग हमारे यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं और यूसीसी के मैं उसको भी बताऊंगा, जो आपने शुरुआत में जो मुझे जिस तरफ को मेरा ध्यान जो है आकृष्ट किया है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो पूछा है, देखिए यूसीसी एक ऐसी गंगा है जैसे माँ गंगा हमारे यहाँ से निकलती है, आप सबको मिलने वाला है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो हमारी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक एनडीए की, उस बैठक में देश भर के 5-6 प्रेजेंटेशन हुए। उसमें से एक प्रेजेंटेशन यूसीसी का भी था, जो मेरे द्वारा वहाँ बताया गया कि कैसे कैसे हमने इसका ड्राफ्ट बनाया, कैसे कैसे इसका क्रियान्वयन किया, कैसे इसकी नियमावली, किन किन चीज़ों के लिए हमने ट्रेनिंग की, कौन कौन लोग थे, कितना समय लगा, और हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली थी उसने कितना गया। तो ऐसे बाद अन्य राज्यों ने भी शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने ड्राफ्ट कमेटी भी बना दी है। गुजरात में ड्राफ्ट कमेटी बन गई है, अन्य राज्य भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी मुख्यमंत्रियों ने चर्चा की है, और कुछ जो हमने प्रावधान किया उन्होंने उसका बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं अच्छा इसमें प्रावधान किया गया है। और जो हमारा जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट है कि वो पूरे देश के अन्य राज्यों को लाभ मिलने वाला है।
और जो आपने कहा कहीं पर अगर इस प्रकार की बातें हैं तो हम लोग जहां भी एक्ट में या ड्राफ्ट में, मैं तो विधानसभा में बोला था कि ये शुरुआत, और जैसे जैसे सुझाव आएंगे जनता से सुझाव लेकर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई बार दे चुका हूं, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं। आप अलग से दे दीजिएगा अभी एक बार। ठीक है, धन्यवाद। कि कई प्रोजेक्ट केंद्र के जो उत्तराखंड में चल रहे हैं उनमें से ऋषिकेश गढ़प्रयाग रेल लाइन भी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या प्लान के चल रहे 80% काम लगभग पूरा हो गया है? 2027 तक विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है, उससे पहले उद्घाटन कर जाएगा। बिल्कुल, हमारी रेलवे मंत्री जी से भी और ऊपर सभी से हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2026 तक उसमें फेज वाइज इसका जो है कुछ फेज तक वो रेल लाइन पूरी हो जाएगी, तो वहां तक सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। सुनील जी, सुनील जी, सवाल ये था कि मोदी सरकार का जो दूसरा काम जब पूरा होगा 4 साल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं, आप अगले 4 साल बाद उत्तराखंड को कहाँ पर देखते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो आपने फुटबॉल की बात की कि 8 करोड़ फुटबॉल यहाँ पर आता है, आपने नीति आयोग और इस बात को रखा, केंद्र की ओर से क्या रिएक्शन नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि आज हम चाहे एसटीजी रैंकिंग है या विकास के में है, इतने सारे आज देखिए हमारे को जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोड हैं, मास्टर प्लान, हमारे यहाँ की सभी यात्राएं सुव्यवस्थित होना, हमारे राज्य में एम्स का सेंटर खुलना, लखवाड़ डैम जो लंबे समय से रुका हुआ था, 50 सालों बाद स्वीकृति मिलना, देहरादून में सौंग डैम है, हल्द्वानी में जमरानी बांध है, HMT की घड़ियां हैं, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, ऐसे हमारे रिवर फ्रंट हैं। अभी आइकॉनिक सिटी के रूप में हमारे ऋषिकेश को डेवलप करना हो, देहरादून की सारी जो सीवर लाइन बनानी हो, यहाँ की भूमिगत लाइनें बनानी हो, यहाँ की हवाई सेवाएं हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में लगातार भारत सरकार के सहयोग से काम हो रहा है। और हमने कहा है कि हम आज हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे अन्य डिपार्टमेंट, सभी लोग, हम लोग जो है अगले 10 सालों का लक्ष्य लेकर, क्योंकि 2047 में विकसित भारत होना है, भारत दुनिया की बड़ी महाशक्ति होना है, वो संकल्प है। तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए निश्चित पूरा होगा। उसी दिशा में हमको भी योगदान है। तो हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में है। आज पूरे देश में, दुनिया में रहने वाले उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं हमारे, वो सब गौरवान्वित होते हैं कि हमारा राज्य आज तेजी से करने वाले राज्यों की श्रेणी में है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका पैतृक राज्य, उनकी ऐसी भूमि जहां से उनके पूर्वजों का नाता रिश्ता रहा है, तो वो सब भी वापस आ रहे हैं। इसी का परिणाम। और हर साल हमने ये तय किया है कि इस साल भी हम अनेक, जो 25वां साल हमारे राज्य स्थापना का चल रहा है, इस साल अनेक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उन प्रैक्टिसों को हम धरातल पर उतारेंगे और इसके बाद अगले सालों की यात्रा पर हम चलेंगे। अंतिम प्रश्न है अंसारी जी। सरकार क्या कर रही है? कैसी बनावटी? सर, जो जिन लोगों के मकान में आ रहे नहीं, अभी देखिए, ऐसा है कि इसमें पहले चरण में अभी जो भूमि का अधिग्रहण है, इन सब पर प्रारंभ की गई कार्रवाई है। और हमारा ये प्रयास होगा कि भाई उसका सबकी सहमति से हो, सब ठीक प्रकार से जो है आपसी उसके आधार पर बने। कब तक इसको पूरा करेंगे? ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्दी, जैसे ही हमारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो जाएगा, भारत सरकार इसमें पूरी सहमति हमको देती है। सीएम साहब, आपने 11 साल की जो उपलब्धियां थी उसको तो गिना दिया, लेकिन चौदह में चुनाव के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था घर को वापस लाने का और 15 लाख रुपए के खातों में देने का, वो तो जुमला ही रह गया। उन चीजों पे क्या कहेंगे? आपको दिख नहीं रहा? देखिए, यहाँ पर आयुष्मान योजना शुरू हो गई, 5 लाख का जो है इलाज फ्री में मिल रहा है, किसानों को सम्मान है, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी योजना मिल रही है। अनेक लोग जो है आज ट्रेनिंग लेके अनेक प्रकार के कर रहे हैं। लोगों का जो है हर प्रकार से सुविधा हो रही है। इतने सारे नए नए एयरपोर्ट बन गए, नए IIT बन गए, नए एम्स बन गए, सारी चीजें, ये डेवलपमेंट नए भारत की तकदीर तो दिख रही है। वही सब जो चुनाव का जो था, उसी के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। सर, एक घुसपैठियों को लेकर बहुत कहा जाता है कि सर केंद्र में आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये घुसपैठ हो, इस पर पूरी तरह से लगाम लगी है, पूरी तरफ से हुआ है। और हमने राज्य के इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। और आज
जितने भी हमारे जो नए निर्माण हो रहे हैं, नए निर्माण के बाद इस प्रकार की घुसपैठ किसी न किसी रूप में हो रही है, उसकी पहचान करने के भी हम लगातार चिन्हीकरण की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी, हमारे पुलिस के लोग, जिलों के लोग सभी इस काम में लगे हैं। और हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जहां पर राशन कार्ड गलत बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन गलत तरीके से आधार कार्ड बना दिए हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सब काम चल रहा है। और ये तो हर तरह से भारत की जो आंतरिक शक्ति है वो भी बढ़ी है, भारत मजबूत हुआ है, देश के अंदर एकता अखंडता बढ़ी है, देश के अंदर तमाम प्रकार की विघटनकारी शक्तियां हैं वो हतोत्साहित हुई हैं। धन्यवाद। आप देखिए, ये पूछना चाह रहा था कि आपने खुद कहा कि 8 करोड़ हमारे पास बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे 1.25 करोड़ के हिसाब से अनुसंधान, जब हम प्लानिंग कमीशन और इन बॉडीज के पास जाते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं, न कि टूरिस्ट। हमने क्या वो पैरामीटर? हाँ, हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था, उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रखी है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गई है कि ये हमारी चुनौती है। धन्यवाद। अभी 2 मिनट कि पंचतीर्थ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए, उनके निर्देशन में बने। पंचतीर्थ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थलों को सम्मान मिले। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वर्ष तक वह भव्य स्मारक बन करके तैयार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर तक वह बन करके तैयार होकर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हुए उसका संचालन भी हम आगे करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, संत रविदास की स्मृति में उनकी जन्मभूमि चीर गोवर्धन में भी एक भव्य स्मारक और सुंदरीकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में पूरा हुआ है। और हम सब तक राम को पहुंचाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सुंदरीकरण का काम भी पूरी व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रयागराज में जहां पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को निषाद राज ने गंगा पार कराई थी, वहां आप भी एक बार जाइए और वहां पर देखे कितना भव्य स्मारक भगवान राम और निषाद राज के मिलन का बन चुका है। यह है भारत के विरासत के प्रति सम्मान भाव। आज तो कोई अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। अब तो ये नारा जो कभी लगाया थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर भी बन चुका है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है और राजा राम का भी भव्य दरबार अयोध्या में राम मंदिर में सज चुका है। अब अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी हो गई है, निमिषारण्य सुंदरतम नगरी हो रही है। और आज के इस अवसर पर जब हम एक कार्यक्रम आगे कर रहे हैं, आज महाराजा बलभद्र सिंह जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आज से 80 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव की इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा वीरेंद्र भद्र सिंह जी यहां पर कराया था। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज इसीलिए इस भव्य स्मारक में जिन्होंने सबसे पहले जमीन भी दान दी और दान देने के साथ साथ जिन्होंने आज से 75 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के भव्य एक प्रतिमा यहां पर स्थापित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया।
ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तब भी मैं आया था, और 25 साल पहले भी मैं आया था यहां पर। तब बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी। हम विजय उत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर इस भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों को करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब ये भव्य कार्य हो रहा है, ये शुभ कार्य हो रहा है, तो याद करना, इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजना, 1200-1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव वहां पहुंच चुके हैं अब तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव के प्रति यह सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था, पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में की प्रेरणा दी, 5 प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातः काल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं। अपने महाराज सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कर्तव्य की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के लिए बाईपास का भी शिलान्यास हो रहा है। बहराइच की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्रों का भी, और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी हर घर नल योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी, और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को भी हम यहां इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर
मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी उन महापुरुषों को, उन महानुभावों को जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में गाजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुकुट बिहारी वर्मा लगने में सीधे दिखते हैं, लेकिन देखो दशकों पहले मांग कर रहे थे। श्री अक्षयवर लाल गौड़ पूर्व सांसद हैं, श्री आनंद गौड़ के पिता, और श्री सुरेश्वर सिंह जी, कम बोले तो अच्छा होगा, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री पदम सेन चौधरी जी हमारे विधान परिषद से सदस्य हैं, श्री श्याम करण पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण मोहन गोयल, श्री दिलीप गुप्ता जी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी जो अब नहीं है, मैं इस अवसर पर इस माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे। उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। और देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून में अधिवक्ताओं का सचिवालय घेरा हुआ है। हजारों की संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए हैं। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने मिलाया मोर्चा। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। अधिवक्ता बैरिकेडिंग कर आक्रोश भी जताया है। सचिवालय के बाहर घंटों तक छाया रहा तनावपूर्ण माहौल। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जा रहा, बैरिकेडिंग में चढ़कर आक्रोश व्यक्त करते नजर आए हैं अधिवक्ता। सचिवालय के बाहर घंटों जाम भी लगा रहा। तो तनावपूर्ण माहौल देखा जा सकता है। देहरादून से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर वकीलों का प्रदर्शन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इसी के साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए। जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। भारी संख्या में वकीलों का आयोजन। तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने मोर्चा मिलाया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। बैरिकेडिंग के ऊपर करके प्रदर्शन किया। और वहीं 15 जून को होने वाले कैची धाम के स्थापना दिवस के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बवाली से कैची धाम तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही मंदिर परिसर और आसपास रील, फोटो और वीडियो वायरल बनाने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया। और इस संबंध में डीएम नैनीताल की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सभी विभागों को 13 जून तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। साफ सफाई, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मां अन्नपूर्णा का भंडारा है। यहाँ कभी अन्न की कमी तो देखी नहीं गई। मैं आज 70 साल का हो गया और 7 साल की या 6 साल की उम्र से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बाबा का भंडार अक्षय है और 15, 16, 17 तो ये तो आपने उसको सिर्फ नाम दे दिया है। बाबा का भंडार कभी बंद होता ही नहीं। तो बाबा का भंडार चलेगा और सबको प्रसाद मिलेगा और सब सुखी सुखी खुश खुश यहाँ से जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जिले की इंतजामिया ने आगे बढ़कर काफ़ी हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आ रहा है प्रति सप्ताह, उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना भीड़ इस बार रहेगी के मेले में। तो उस दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, उसके लिए पिछली बार जो शटल सर्विस चली थी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए भी विभाग
हम लोगों ने निर्देशित किया है। साथ में जिन स्थानों पर बैरिकेडिंग की ज़रूरत है वहाँ बैरिकेडिंग करने के लिए भी विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। पैदल चलने वालों के लिए एग्जिट का जो पाथवे है वो अभी निर्माणाधीन चल रहा है, उसको 12 तारीख तक का पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था के लिए कहा गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।